तो बताया जाए हम लोग क्या पढ़ रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम में। गुड इवनिंग सर। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग पढ़ चुके थे। सर। किसी का आवाज आ रहा है? किसी का आवाज आ रहा है ना? अब ठीक है। सर टाइम शेयरिंग और मल्टीपल प्रोग्रामिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम में सर बोले डिफरेंट बताएंगे सर। ऐसे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम तक हो गया था, उसके आगे कुछ बताना था डिफरेंस सब। सर आपका साउंड नहीं आ रहा है। सर आप म्यूट हो गए हैं। सर आवाज नहीं आ रहा। सर म्यूट ओके 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 ओके। तो ध्यान देंगे सभी लोग। तो हम लोग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ चुके हैं। ठीक है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने बताया था, ध्यान दो, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने ये बताया था कि एक फिक्स टाइम होता है। ठीक है। उसी फिक्स टाइम तक कोई भी प्रोसेस सीपीयू के पास रहता है। मैंने एग्जांपल दिया था कि आपके पास 5 प्रोसेस है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, प्रोसेस 5, राइट। अगर पांचों प्रोसेस को अगर आपको एग्जीक्यूट कराना है और टाइम आपका फिक्स कर दिया गया है 5 सेकेंड। ध्यान देना सभी लोग, टाइम जो फिक्स कर दिया गया है 5 सेकेंड। कोई भी प्रोसेस सीपीयू के पास मैक्सिमम 5 सेकेंड तक ही रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं रह सकता है, राइट। और 5 प्रोसेस है आपके पास, एक P1 है, एक P2 है, एक P3 है, एक P4 है, एक P5 है। तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि P1 का एग्जीक्यूशन टाइम, P1 को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है, क्या चाहिए, 10 सेकेंड। जब तक वो सीपीयू के पास 10 सेकेंड नहीं रहेगा कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। P2 का एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, 8 सेकेंड। P3 का एग्जीक्यूशन टाइम है 3 सेकेंड। P4 का एग्जीक्यूशन टाइम है 4 सेकेंड और P5 का एग्जीक्यूशन टाइम है 8 सेकेंड, राइट। और टाइम टाइम क्या फिक्स्ड है, टाइम कितना फिक्स्ड मैंने बोला, 5 सेकेंड। 5 सेकेंड। कोई भी प्रोसेस सीपीयू के पास 5 सेकेंड ही रहेगा। अब क्या होता है यहाँ पर, एक शेड्यूलर होता है, एक शेड्यूलर ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्राम होता है जो प्रोसेस को क्या करता है, शेड्यूल करता है, कब कौन सा प्रोसेस कब एग्जीक्यूट करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, वहां पे शेड्यूलर डिसाइड करता है। जैसे आपका जो रूटीन चल रहा है, पहले रूटीन बनाया गया, शेड्यूल किया गया, तब आपको टीचर उस शेड्यूल पे क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। ठीक है। उसी तरह से वहां पर एक शेड्यूलर प्रोग्राम होता है जो प्रोसेस को क्या करता है, सेलेक्ट करता है और सीपीयू के पास क्या करता है, सबमिट करता है एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेगा, P1 को सिलेक्ट किया जाएगा, अब P1 को सीपीयू के पास सबमिट किया जाएगा, राइट। ठीक है। अब P1 का एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, 10 सेकेंड। लेकिन कोई भी प्रोसेस सीपीयू के पास मैक्सिमम कितने सेकेंड तक रह सकता है, 5 सेकेंड तक। तो 5 सेकेंड तक ही वो सीपीयू के पास रहेगा। शेड्यूलर क्या करेगा, 5 सेकेंड के बाद P1 को क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा, हटा देगा। तो तुम ही बताओ, क्या P1 का कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो गया, क्या प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूशन का है? नो सर। अभी रिमेनिंग बाकी है, अभी रिमेनिंग 5 सेकेंड बाकी है, राइट।
अब yes, शेड्यूलर sir. क्या किया, अब शेड्यूलर क्या किया, दूसरे प्रोसेस को चांस दिया। दूसरा प्रोसेस तुम्हारा क्या है, P2 है, और P2 का एग्जीक्यूशन टाइम 8 सेकेंड है, वो भी सीपीयू के पास मैक्सिमम 5 सेकेंड तक ही रहेगा। फिर शेड्यूलर उसको हटा दिया, 3 सेकेंड इसका भी रिमेनिंग बाकी रह गया। अब थर्ड प्रोसेस आया, उसका एग्जीक्यूशन टाइम है 3 सेकेंड, तो सीपीयू के पास कितने सेकेंड तक रहेगा, 3 सेकेंड तक ही। और प्रोसेस 3 तुम्हारा कंप्लीट एग्जीक्यूट कर जाएगा। प्रोसेस 3 आपका कंप्लीट एग्जीक्यूट कर जाएगा, क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, 3 सेकेंड, और मैक्सिमम कोई भी प्रोसेस सीपीयू के पास कितना रह सकता है, 4 सेकेंड, 5 सेकंड 5 सेकेंड, 5 राइट, सेकंड 5 सेकेंड। उसी तरह से सीपीयू क्या करेगा, दूसरे प्रोसेस को चांस देगा। दूसरे प्रोसेस को जब चांस देगा तो मान लो कि वो P4 है, P4 को मान लो कि एग्जीक्यूट करने के लिए 5 सेकेंड है, तो 4 सेकेंड तक रहेगा सीपीयू के पास, 1 सेकेंड उसका भी बाकी है। तो एक फेज में सारा प्रोसेस एग्जीक्यूट किया। अब दूसरा फेज में फिर प्रोसेस 1 को सीपीयू के पास सबमिट किया जाएगा। रिमेनिंग कितना बाकी था P1 का, 5 सेकेंड बाकी था। इस बार वो कंप्लीट क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट कर जाएगा। अच्छा, फिर दूसरा तो प्रोसेस, P3 में जाके ना कंप्लीट हो जाएगा। हाँ P3 तो कंप्लीट हो चुका था, वो तो बाहर हो गया। अब उसको फिर से रीसबमिट थोड़ी करना है, P1 का एग्जीक्यूशन टाइम बाकी था ना, तो P1 ना सबमिट होगा। यस सर। फिर किसको Yes, sir. सबमिट किया Yes, sir. जाएगा, P1 तो Yes, इस sir. बार P1 तो इस बार कंप्लीट एग्जीक्यूट कर जाएगा। फिर किसको P2. सबमिट करना है, P2 को। P2 का बचा हुआ था P2 3, sir. P2 हाँ P2 3 बचा हुआ था, इस बार वो 3 कंप्लीट सेकेंड। एग्जीक्यूट कर जाएगा। और P3 तो पहले से ही कंप्लीट एग्जीक्यूट कर चुका है। अब क्या, P4, इस बार P4 कंप्लीट Yes, हो sir. जाएगा। तो P4. इसी तरह से टाइम शेयरिंग में सारा प्रोसेस इसी तरह से क्या होता है, एग्जीक्यूट करता है, टाइम को क्या करता है, शेयर करता है। मैंने एग्जांपल से भी क्लियर किया था, इस बार मैं इसलिए रिपीट करता हूं कि ये क्वेश्चन हमेशा एक्सटर्नल एग्जाम में पूछता है। यूनिवर्सिटी का एग्जाम में मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया, टाइम शेयरिंग हो गया, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये क्वेश्चन पूछता है, इसलिए दम इसको दिमाग में रखो। और एग्जाम्पल में, रियल लाइफ एग्जाम्पल में, मान लो कि मैंने क्लास में आया, ठीक है, और मैंने बोर्ड पे 4 क्वेश्चन दिया, और मैंने बोला कि आप सभी लोग बनाइए। आप चारों क्वेश्चन सभी लोग बना लिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं डिसाइड करूंगा कि कैसे मुझे सभी बच्चे का कॉपी चेक करना है। मैंने डिसाइड किया कि सभी स्टूडेंट का 2-2 क्वेश्चन मैं सबसे पहले चेक करूंगा, ठीक है। तो मैं रोल नंबर 1 के पास गया, उसका कॉपी चेक कर लिया, उसका 2 क्वेश्चन मैंने चेक किया और 2 क्वेश्चन छोड़ दिया। फिर रोल नंबर 2 के पास गया, उसका 2 क्वेश्चन मैंने चेक किया, फिर उसको स्किप किया, नेक्स्ट। इसी तरह से फर्स्ट फेज में क्या हुआ कि सभी स्टूडेंट का मैंने कॉपी चेक किया, ठीक है। अब मैं दूसरा फेज स्टार्ट किया, फिर रोल नंबर 1 के पास गया, फिर उसका 2 क्वेश्चन चेक किया, ठीक है। इसी तरह से आपके सारे प्रॉब्लम्स को मैंने क्या कर लिया, चेक कर लिया, राइट। अब सीधे आ जाओ मल्टी प्रोग्रामिंग में, तब तुम कंपेयर करना क्या फर्क पड़ता है। सीधे आ जाओ मल्टी प्रोग्रामिंग में। मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है वो चीज ध्यान दो। मल्टीपल प्रोसेस तो आपका मेन मेमोरी में रहेगा ही, लेकिन वो कब एग्जीक्यूट करेगा, कोई भी प्रोसेस जब शेड्यूलर प्रोसेस 1 को सीपीयू के पास सबमिट कर दिया, तो जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं कर जाता है, तब तक शेड्यूलर उस प्रोसेस को रिमूव नहीं करेगा, ठीक है। फिर यहां पे आपका क्या मिला, जैसे वो कंप्लीट एग्जीक्यूट कर जाएगा, शेड्यूलर क्या चांस देगा, किसको, प्रोसेस 2 को चांस देगा। जैसे Yes, sir, प्रोसेस P2 2 को चांस देगा, प्रोसेस 2 कंप्लीट एग्जीक्यूट करने के बाद, ठीक है, प्रोसेस 3 को चांस देगा। तो हमेशा याद रखना है आपको, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी प्रोसेस जब तक कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं कर जाता है, तब तक दूसरे प्रोसेस को चांस नहीं मिलता है। दैट इज कॉल्ड मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे एग्जांपल, मैंने क्या किया, 4 प्रॉब्लम दिया था सभी स्टूडेंट को। अब मैं Yes, रोल sir. नंबर 1 के पास गया, जब तक रोल नंबर 1 का मैं सारा प्रॉब्लम नहीं देख लेता हूं, तब तक हम रोल नंबर 2 के पास हम नहीं जाएंगे। तो रोल, ठीक है, तो रोल नंबर 1 का सारा मैंने फिनिश कर लिया। अब रोल नंबर 2 के पास गया, अब उसका जब तक हम फिनिश नहीं कर लेते हैं, तो रोल नंबर 3 के पास नहीं जाएंगे। तो आप ही बताओ, सबसे बेस्ट रिस्पॉन्सिव टाइम किसका है,
टाइम शेयरिंग का बेटर रिस्पॉन्स है कि मल्टी प्रोग्रामिंग का बेटर रिस्पॉन्स है? टाइम शेयरिंग का। टाइम शेयरिंग का, वेरी गुड, टाइम टाइम शेयरिंग शेयरिंग का, क्योंकि हम उसी टाइम में सभी स्टूडेंट को कवर कर ले रहे हैं और मल्टी प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता है। तो हमारा जो लैपटॉप है या डेस्कटॉप है वो तुम्हारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करता है। और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जब तुम मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करोगे तो वहां पे मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वायरमेंट वर्क होता है। तो कोई भी अगर आपसे पूछे तो उसको एग्जांपल से समझाइए, इस तरह से आप उसको समझा सकते हैं, राइट? एम्बेडेड सिस्टम मैंने बताया था, एम्बेडेड सिस्टम। नो सर। देखो, ठीक है, एक एम्बेडेड सिस्टम हो सकता है कि इसमें नहीं लिखा हो एम्बेडेड सिस्टम, मैं बताना चाहता सर हूँ। इसमें नहीं लिखा हुआ है सर एम्बेडेड। अच्छा, नहीं लिखा हो, लिखवा देंगे, हम लिखवा देंगे एम्बेडेड सिस्टम के बारे में। ध्यान दो, एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले मतलब समझो एम्बेड का मतलब क्या होता है। एम्बेड का कहने का मतलब कहीं किसी चीज को इंसर्ट करना। जैसे देखते हो सीपीयू में मदरबोर्ड में बहुत सारा चिप को क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। एम्बेड का मतलब होता है इंसर्ट करना, राइट? अब देखो, मैं इसको ऐसे डिफाइन कर रहा हूं कि एम्बेडेड जो सॉफ्टवेयर है, अरे ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर ही है। तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो किसी पार्टिकुलर फंक्शनलिटी के लिए बनाया जाता है, जो किसी पार्टिकुलर फंक्शनलिटी के लिए बनाया जाता है और उसी फंक्शनलिटी के लिए वर्क करेगा। जिस फंक्शन के लिए उसको बनाया गया है, डिजाइन किया गया है, उसी के लिए वो वर्क करेगा। और जनरली जो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, वो हार्डवेयर इक्विपमेंट, हार्डवेयर डिवाइस के लिए वो काम करता है, ठीक है। हार्डवेयर को कैसे ऑपरेट करना है, मेरे बात को समझो, हार्डवेयर को कैसे ऑपरेट करना है, तो उसके लिए तुम कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करोगे ना, उसी सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या करते हैं, इम्बेड करते हैं। जैसे माइक्रोवेव का आप एग्जांपल ले सकते हो। माइक्रोवेव में जो चिप लगा हुआ है वो किसका एग्जांपल हुआ, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का। टेलीविजन में सेटअप बॉक्स, टेलीविजन में जो सेटअप बॉक्स लगा हुआ रहता है वो जो एग्जांपल है वो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का है। वॉशिंग मशीन का जो किट है, फ्रिज का जो किट है, वो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। आप ही बताओ, क्या फ्रिज का किट वॉशिंग मशीन के लिए काम करेगा? क्या वॉशिंग मशीन का किट फ्रिज के लिए काम करेगा? नहीं करेगा। तो बिल्कुल वो पार्टिकुलर फंक्शनलिटी के लिए बनाया गया है, ये होता है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब जैसे मान लो, लिखवा दीजिएगा। हाँ लिखवा देंगे बिल्कुल। और एक जैसे आप नाम सुने हैं रोबोटिक साइंस, रोबोट आप देखते हो, रोबोट क्या है, हार्डवेयर है, लेकिन वो रोबोट कैसे वर्क करेगा उसके लिए सेट ऑफ प्रोग्राम्स लिखा जाएगा ना। और सेट ऑफ प्रोग्राम्स लिखने के बाद उसको तुम क्या करोगे, रोबोट में इम्बेड किया जाता है, उस फिट किया जाता है। इम्बेड करने का मतलब फिट करना, उसको हम लोग उसमें क्या करते हैं, फिट करते हैं, तब वो ऑपरेट करते, तब वो वर्क करता है। ये है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे ऊपर में टाइप्स में था, लेकिन में भी हो सकता है कि डिफिनीशन हम इसमें नहीं लिखवाए। टाइप में भी नहीं था सर, टाइप में भी नहीं है। टाइप में भी नहीं है, देख लेता हूँ, देख लीजिए। हाँ टाइप में भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा, मैं बता दूंगा, ठीक है, नहीं है, चलिए लिखवा दूंगा। आइए, तो ये चीज आपने देखा, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब आ गया बैच। अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम देखो। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम अब आज के डेट में यूज नहीं होता है। पहले क्या होता था, मैं बताता हूं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहां यूज करते हैं। पहले शेड्यूलर जानते हो क्या करता था, डिफरेंट टाइप का जॉब होता था, डिफरेंट टाइप्स का वर्क होता था, टास्क होता था, डिफरेंट टाइप का प्रोसेस होता था। जो एक टाइप का प्रोसेस है उसका एक बैच बना लिया जाता था, जो दूसरे टाइप का प्रोसेस है उसका एक अलग बैच बना लिया जाता था, तीसरे टाइप का जो प्रोसेस है उसका एक अलग ग्रुप बना लिया जाता था, बैच बना लिया जाता था। और ग्रुप वाइज यानी बैच वाइज उस प्रोसेस को क्या किया जाता था, एग्जीक्यूट कराया जाता था, ठीक है। लेकिन अब मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं।
जैसे कोई प्रोसेस आया उसको एग्जीक्यूट करेगा। जैसे कोई, तुम आप ही देखो ना, आप अपना लैपटॉप स्टार्ट करते हो, एमएस वर्ड भी स्टार्ट कर लिए, एक्सेल भी स्टार्ट कर लेते हो, फिर तुम मेल चेक करने के लिए वेब ब्राउज मेल भी ओपन किए हो, गाना भी सुन रहे हो, मोर देन वन प्रोसेस आपके सिस्टम पे एग्जीक्यूट कर रहा है। दैट इज कॉल्ड टाइम शेयरिंग, दैट इज कॉल्ड टाइम शेयरिंग, दैट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। यस सर। अब यहाँ बैच का कोई जरूरत नहीं है। तो पहले क्या होता था कि अगर सेम टाइप का हर तरह का प्रोसेस होता था, उस प्रोसेस को बैच वाइज डिवाइड कर लिया जाता था, और वहां पर एक बैच मॉनिटर होता था, ठीक है, शेड्यूलर टाइप का। वो अपने बैच को क्या करता था, एग्जीक्यूशन के लिए मॉनिटरिंग करता था। ये होता था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। पढ़ो तो, इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल this operating प्रोसेस आर system. एग्जीक्यूटेड बैच वाइज। बैच वाइज कहने का मतलब ग्रुप वाइज। A batch is अलग a, अलग सर। यस सर। हाँ, a batch is a collection of multiple process. A batch is a collection of multiple process. उसके अंदर more than one process होता था एक बैच में। जैसे एक बैच में, आपके बैच में क्या है, जैसे 445 कॉलेज कोड का आपका बैच मिला, 44 का अलग मिला, तो दोनों तो सेम बैच है, दोनों तो बीसीए का ही बैच है, और दोनों पीपीयू का ही बैच है, लेकिन बैच को डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी आपके पास मोर देन वन प्रोसेस रहेगा। मोर देन वन प्रोसेस को हम बैच वाइज क्या कर लिए, डिवाइड कर लिए। दिस सिस्टम स्टार्ट्स द एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंग टू बैच मॉनिटर। जैसे बैच मॉनिटर, जैसे शेड्यूलर, ठीक है, चाहेगा उसके अनुसार उस बैच को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ये बैच मॉनिटर इज ए प्रोग्राम। जैसे शेड्यूलर प्रोग्राम होता है, उसी तरह से बैच मॉनिटर भी क्या होता है, प्रोग्राम होता है, जो सभी बैचेज को क्यू में, क्यू कहने का मतलब कतार, लाइन, जो सभी क्यू में उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल, आवाज मिल रही है? यस सर। हाँ देखो यहाँ यस पे सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे, यहाँ पर देखिए, इस ये मान लो कि क्यू है, क्यू कहने का मतलब लाइन, कतार। इसमें बैच, कतार। हाँ इसमें बैच है, इसमें बैच है। इस फर्स्ट बैच में क्या है, P1 है, P2 है, P3 है। दूसरे बैच में क्या है, P4 है, P5 है, P6 है। इस तरह से 2 बैच लिए हैं। इसी तरह से 4 बैच, 5 बैच आपका होता है बैच वाइज। अब बैच मॉनिटर क्या करेगा, इस बैच को सीधे सीपीयू के पास भेजेगा, और उस बैच को सबसे पहले सीपीयू क्या कर लेगा, कंप्लीट एग्जीक्यूट कर लेगा। जैसे ही बैच 1 कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो बैच 2 को फिर एग्जीक्यूट करने के लिए भेजेगा, फिर बैच 3 को एग्जीक्यूट करने के लिए भेजेगा। दैट इज कॉल्ड बैच प्रोसेसिंग। इसको बैच प्रोसेसिंग भी कहते हैं, या बैच ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। अब सर अगर दोनों बैच का जो मॉनिटरिंग है, मॉनिटर वो एक ही साथ जाए सीपीयू में, तो वर्क नहीं होगा क्या? नहीं, जो पहले आता है क्यू में, जो पहले बैच सर रहेगा, तो पॉसिबल नहीं होगा। पॉसिबल ही नहीं होगा। जो क्यू में फर्स्ट बैच शेड्यूलर आएगा, नहीं भेजेगा। क्यू में एफसीएफएस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो बैच पहले रहेगा, बैच मॉनिटर क्या करेगा, सीपीयू के पास उसको पहले भेजेगा। ठीक है, फिर जो क्यू में आया है, क्यू कहने का मतलब देखते हो, जो तुम लाइन में लगे हुए रहते हो। अगर मान लीजिए कि आप टिकट बुकिंग के लिए लाइन में लगे हो, क्यू में लगे हो, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले लाइन में लगा है उसी को ना सर्विस मिलेगा। यस सर। जो पहले लाइन में किसी चीज के लिए अगर आप क्यू में लगे हो, लाइन में लगे हो, कतार में लगे हो, तो जो पहले इंटर किया है उसको सर्विस मिलेगा, और वो पहले बाहर जाएगा। वही चीज यहाँ पर भी होता है। ठीक है, यस सर। चलिए, तो अब ये समाप्त हुआ टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सर अभी सर वो है ना सर, एक और पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, यस वो सर, हम वो भी इसमें नहीं लिखा हुआ है अच्छा, लिख कर हम वो दोनों आपको ग्रुप पे डाल देंगे, तब समझा देंगे। चलो ध्यान दो अब। सर। एक हाँ, क्वेश्चन है क्या सर। बोलिए। सर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क में सर, इसमें सर मल्टी यूजर में सर हम डिवाइस जो सिस्टम के साथ कनेक्ट है उसको शेयर कर सकते हैं सर, और नेटवर्क में सर हम उसके हार्ड ड्राइव को भी सर शेयर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
तो सर इसमें जो जब हार्ड ड्राइव शेयर हो रहा है तो सर इसमें भी सर डिवाइस शेयरिंग होगा सर? बिल्कुल डिवाइस शेयरिंग होगा। डिवाइस शेयरिंग नेटवर्क इन्वायरमेंट का अगर बात करते हैं, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का बात करते हैं आप, तो वहां पे अगर नेटवर्क आ जाता है तो आप, जैसे मैंने बताया था कि क्लाइंट टू सर्वर हो या पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर हो, एक तरह से वहां पे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में काम करता है। जैसे सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि एक प्रिंटर है और हम चाहते हैं कि 10 क्लाइंट हैं, हमारे नेटवर्क इन्वायरमेंट में 10 क्लाइंट है, और हम चाहते हैं कि उस प्रिंटर को 10 यूजर्स क्या करें, काम करें। जिस कंप्यूटर से प्रिंटिंग दिया जाए वो प्रिंटर के पास प्रिंटिंग हो जाना चाहिए। जिस यूजर प्रिंटिंग दे ये तभी होगा जब नेटवर्क इन्वायरमेंट में उस प्रिंटर को क्या करोगे, उस प्रिंटर डिवाइस को क्या करोगे, शेयर करोगे। कनेक्ट। अगर नेटवर्क इन्वायरमेंट में अगर वो शेयर नहीं किया गया है, कनेक्ट नहीं किया गया है, तो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सर तो डिस्ट्रीब्यूटर में भी सर वही हो रहा है सर, शेयरिंग इंफॉर्मेशन। हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूटेड वही है, तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में ही आता है। हम्म, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम अलग नहीं है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहने का मतलब कि वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो नेटवर्क इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करता है, और डिस्ट्रीब्यूटेड बिना नेटवर्क का काम ही नहीं करेगा, क्लाइंट सर्वर बिना नेटवर्क का काम ही नहीं करेगा, पीयर टू पीयर बिना नेटवर्क का काम ही नहीं करेगा। डिस्ट्रीब्यूटेड कहने का मतलब एक डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग होता है, नाम दे दिया गया डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। आई बात समझ में? लेकिन वहां पे काम होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का ही। सिर्फ यहाँ सर बटा हुआ रहता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है सर, ये क्या बोलते हैं, प्रोग्राम प्रोसेस सर। क्लाइंट टू सर्वर और ये क्लाइंट टू सर्वर और पीयर टू पीयर। हाँ बिल्कुल, वो नेटवर्क तुम देखो कहीं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। one is called client server based architecture and second is called peer to peer architecture। ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का एक क्लासिफिकेशन है और एक काम करता है डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही याद करो इंट्रो में, ठीक है, इंट्रोडक्शन में आप लोग पूछे थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में सर क्या क्या पढ़ना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में फंक्शन केवल मैंने नाम बता दिया था कि फाइल मैनेजमेंट पढ़ना है, मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ना, स्वाति पूछी थी। हाँ, मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ना है तो मैंने बता दिया था, लेकिन यहाँ पर आगे में डिफाइन किया गया है टाइप्स। मुझे ध्यान नहीं था कि डिफाइन भी किया गया है, लेकिन देखो आगे पीडीएफ में डिफाइन किया गया है। और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा एग्जाम में पूछता है। हाँ यस सर, फंक्शन इसमें सर मेमोरी मैनेजमेंट तक ही सर किया हुआ डिफाइन सर, मतलब मेमोरी मैनेजमेंट तक ही है, तो हम डिफाइन कर देंगे। या हो सकता है कि आगे हम नहीं दिए होंगे पीडीएफ, अब मैं पीडीएफ शेयर करूंगा। हाँ यहीं तक है ना पीडीएफ, यहाँ तक है। देखो तो कहाँ तक है सर, हम लोग को जो मिला है सर उसमें सर मेमोरी मैनेजमेंट तक है सर। हाँ तो भेज देंगे, आज भेज देंगे, आगे भेज देंगे। ओके सर, ठीक है, वो कंप्लीट है। देखो यहाँ पे, तो आइए सबसे पहले मैं बता देता हूँ ये अब टॉपिक का नाम क्या चल रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक है। देखिए फंक्शन ऑफ ओएस, या इसको कहते हैं सर्विस ऑफ ओएस। फंक्शन ऑफ ओएस, माइक को ऑफ रखो। फंक्शन ऑफ ओएस या इसको कहते हैं सर्विसेज ऑफ ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या क्या सर्विसेज है या ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या क्या फंक्शन है, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या होता है, वही चीज है यहाँ पे। देखो तो ओएस परफॉर्म्स लॉट्स ऑफ फंक्शंस दैट इज, इसमें शेड्यूलर नहीं है सर। वो शेड्यूलर तो अलग प्रोग्राम है जो प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम में काम करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स लॉट्स ऑफ फंक्शंस दैट इज आल्सो नोन एज सर्विसेज। ठीक है, व्हिच आर लिस्टेड, क्या क्या लिस्ट किया गया है, क्या क्या लिस्ट आउट किया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन क्या क्या फंक्शन है। फर्स्ट है तुम्हारा प्रोसेस मैनेजमेंट, सेकेंड है तुम्हारा सिक्योरिटी मैनेजमेंट, थर्ड है आपका मेमोरी मैनेजमेंट, फोर्थ है आपका फाइल मैनेजमेंट,
नेक्स्ट है आपका यूजर इंटरफेस, नेक्स्ट है आपका लास्ट डिवाइस मैनेजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या क्या करते हैं वो डिफाइन किया गया है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे प्रोसेस मैनेजमेंट, जिसमें हम प्रोसेस को मैनेज करते हैं, कब कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट करना चाहिए, कब वो टर्मिनेट होगा, कब प्रोसेस सस्पेंड होगा, कब रिवाइव होगा, ये चीज हम लोग देखते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम में। पढ़ो तो, इट इज ए टेक्निक इन विच ए प्रोसेस इज क्रिएटेड, terminated, suspended, resumed, etc. according to requirement। जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके अनुसार प्रोसेस को हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, प्रोसेस को टर्मिनेट करेंगे, प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराएंगे, सस्पेंड करेंगे, हाँ रिज्यूम करने का मतलब फिर से प्रोसेस को स्टार्ट करना, फिर से प्रोसेस को स्टार्ट करना। अगर प्रोसेस को हमेशा के लिए टर्मिनेट कर दोगे तो टर्मिनेटेड प्रोसेस कैन नॉट बी रिवाइव्ड, टर्मिनेटेड प्रोसेस कैन नॉट बी रिवाइव्ड, कैन नॉट बी रिज्यूम्ड। जो प्रोसेस परमानेंटली टर्मिनेट कर गया है उसको तुम रिज्यूम नहीं कर सकते हो, लेकिन जो प्रोसेस कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, कोई प्रोसेस कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, उसको तुम रिज्यूम कर सकते हो। तो वो चीज आगे पढ़ेंगे, वो है प्रोसेस का लाइफ साइकिल। प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम में मैं पढ़ाऊंगा प्रोसेस का क्या क्या स्टेट है, न्यू स्टेट है, रेडी स्टेट है, रनिंग स्टेट है, टर्मिनेटेड स्टेट है, ठीक है, वेटिंग स्टेट है। वेटिंग कहने का मतलब कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, वेटिंग मोड में चला गया है। इन दिस केस, देखो यहाँ पर, इन दिस केस the process manager is responsible for controlling of process। प्रोसेस मैनेजमेंट में एक प्रोसेस मैनेजर होता है जो सभी प्रोसेस को क्या करता है, मैनेज करता है, जिसको शेड्यूलर कहते हैं, जिसको क्या करते हैं, शेड्यूलर। प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए, प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए वहां पे शेड्यूलर एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम है जो नंबर ऑफ प्रोसेस को शेड्यूल करेगा कि कोई प्रोसेस कब एग्जीक्यूट करेगा, कब नहीं करेगा। इसके लिए 5 एल्गोरिथम है। राउंड रॉबिन में कैसे प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा, एफसीएफएस में कैसे करेगा, एसजेएफ में कैसे करेगा, प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में कैसे करेगा, जो आपको सोल्व करना होगा, मैथमेटिक्स जैसा होगा। आपको प्रॉब्लम को क्या करना होगा, बनाना होगा। सर यहाँ पे जो बेटिंग में जा रहा है सर प्रोसेस, तो सर ये तो मतलब जो शेड्यूलर इसका सर मतलब प्रोसेस टाइम जो बचा हुआ रहता है सर, उसके लिए इसको भेज दिया जाता है वेटिंग में। वो सर चीज आगे हम बताएंगे, अभी उस चीज को बताने लगेंगे। देखो तुमको कोई चीज का टाइम होगा ना, कब पढ़ेंगे। अब देखो अभी तो यहाँ पे डिफाइन, देखो यहाँ पर दिखा देते हैं तुमको, ये आ गया, ठीक है। प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम में देखो तो प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम में पूरा प्रोसेस को डिफाइन किया गया है कि प्रोसेस क्या होता है। देखो लिखा हुआ है प्रोसेस का डिफिनीशन, यस सर, और फिर लिखा हुआ है प्रोसेस का स्टेट। मैंने जो अभी बोला वो चीज है प्रोसेस का स्टेट। देखो तो न्यू स्टेट है, रेडी स्टेट है, रनिंग स्टेट है, वेटिंग स्टेट है, टर्मिनेटेड स्टेट है। पूरा फिगर के द्वारा यहाँ पे समझाया गया होगा। देखो कैसे, ये चीज आगे हम लोग देखेंगे कब क्या होगा। और जो मैंने बात किया, एक एक करके आप लोग को पढ़ना होगा। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक चीज मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखो जो प्रॉब्लम बनाना है तुमको, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आ गया, ये तो शेड्यूलर के बारे में है, मैं आपको दिखा देता हूँ प्रॉब्लम। ये देखो सर न्यूमेरिकल टाइप रहता है सर। हाँ बिल्कुल, एफसीएफएस, एजेएफ, राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी बेस्ड, मल्टी लेवल फीडबैक। और देखो यहाँ पे ये पूरा मैप है जो नीचे बनाए हैं। देखो देख रहे हो, यहाँ प्रोसेस है, P1 है, P2 है, P3 है, P4। ये P1 का क्या दिया हुआ है, एग्जीक्यूशन टाइम। P2 का एग्जीक्यूशन टाइम दिया हुआ है, P3 का 5 दिया हुआ है, P4 का क्या दिया हुआ है 8। और यहाँ पर बनाना पड़ेगा तुमको, एक गैंट चार्ट बनाया गया है और यहाँ पर इसका कैलकुलेशन किया गया है। तो ये चीज हम लोग अभी आगे ना देखेंगे। सर सिखाएगा तब ना बनाएंगे, ऐसे तो अभी अब सिखाएंगे ही, तो ये आगे का चीज है ना, ये तो आगे का चीज है, बिल्कुल।
नहीं ट्रेलर है जैसे सर। जैसे वो, हाँ बिल्कुल, तो ये पूछा गया इसलिए कि हम आगे इस सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके तो सर। यस सर। अब हम Yes, लोग sir. अटेंडेंस ले लेते हैं, ठीक है। सर हाँ बोलो। यस सर।